हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है शाहजहां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, 1592 ईस्वी में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में उसका राजाभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ के अंतिम शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे यानी मुर्तजा तृतीय के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अंत में 1636 ईस्वी में मुगलों के द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया। शाहजी ने बहुत से किले और मुर्तजा तृतीय को मुगलों को सौंप दिया। मुर्तजा तृतीय को भी ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया तथा शाहजी ने बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। शाहजहां के समय गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार रहा था तथा 1652 ईस्वी में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। कंधार राज ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज बन सके। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा में दो शैलियां प्रचलित थी। प्रथम भारतीय फारसी और दूसरी ईरानी फारसी। भारतीय फारसी शैली के विद्वानों में अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस व चंद्रभान ब्राह्मण आदि थे। ईरानी फारसी शैली के विद्वानों अमीनाई, कजविनी तथा जलालुद्दीन तबातबाई थे। ईरानी पद शैली का इस समय अधिक बोलबाला था। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम को राज कवि भी नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद कासी, सायब, सलीम, मसीह, रफी, फारूक, मुनीर, सोदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजी दिलेरी आदि थे। याद रखिएगा, कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। ठीक है। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधि का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां के प्रशस्ति में प्रणीत की थी। सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान और मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों और वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। याद रखिएगा, शाहजहां के द्वारा निर्मित इमारतों में याद रखना है, दीवाने आम है, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल और लाल किला प्रमुख है। ठीक है। अकबर के फतेहपुर सीकरी के भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। याद रखिएगा,
और इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम क्या है? लाहौरी दरवाजा। और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने, किसने? शहजादा कौन? दारा शिकोह, इसने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को जो है शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। याद रखिएगा, मज्म उल बहरीन ये दारा की मूल रचना है। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित, अध्येता और लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भगवत गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन के द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी जो रिवाज सिजदा जो था उसको समाप्त कर दिया था और 1636-37 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। जमीन बोस की प्रथा भी जो है खत्म कर दी गई थी और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की जो है मनाही कर दी गई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला के दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। ठीक है, एल्फिंस्टन ने शाहजहां के काल के बारे में लिखा है कि शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं इस पर आधारित। जो छायांकित क्षेत्र है इसको देखिए और बताइए इसका संबंध किससे है। देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो सही जवाब है शाहजहां के साम्राज्य से यह संबंधित है, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए प्रश्नगत मानचित्र में शाहजहां का साम्राज्य जो है दर्शाया गया है क्योंकि इसमें काबुल शामिल है, अफगानिस्तान, जबकि गोलकुंडा उसके साम्राज्य के या साम्राज्य से जो है बाहर था। गोलकुंडा को औरंगजेब के द्वारा 1687 ईस्वी में अधिकृत किया गया था। प्रश्न संख्या सेकंड है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो जड़ थी वो क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार था। कंधार आज ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। प्रश्न संख्या थर्ड, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, यानी डी ऑप्शन। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पुनः जो है ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। 4 नंबर है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो सही जवाब है कविंद्राचार्य, सी ऑप्शन। देखिए, कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज और अवधी का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां के प्रशस्ति की प्रवृत्ति की थी। सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर जो थे समाप्त करवा दिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? शाहजहां के बल्ख अभियान का जो उद्देश्य था बताना है। शाहजहां के बल्ख अभियान का जो उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना, यानी ए ऑप्शन। देखिए, बादशाह शाहजहां की कामना अपने पूर्वज बाबर के
मातृभूमि को पुनः अधिकृत करने की न होकर मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के राज्यों में शक्ति संतुलन की अधिक थी। उसके बल्क अभियान का जो उद्देश्य था, काबुल के सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सके। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो सही जवाब है कलीम, ए ऑप्शन। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम यानी अबू जलीह को राजकवि नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सैदाई गिलानी, कुदसी, मीर मुहम्मद कासी, सायब, सलीम, मसीह, रफी फारूक, मुनीर सोदा और चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक दिलेरी आदि थे। इनका नाम एक दो बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा। 7 नंबर है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम था क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र शहजादे खुरम यानी शाहजहां के साथ हुआ था। भविष्य में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है किसमें? तो ताजमहल में, ए ऑप्शन। देखिए, ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान और मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों और वास्तुकारों को एकत्रित किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशिया वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सही जवाब शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। उसके काल में चित्रकार और स्वर्णकार की कला का जो है कलात्मक संयोग हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी द्वार जो है इससे बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था, तथा अन्य जो 2 प्रवेश द्वार है, उत्तरी और दक्षिणी, इससे सामान्य प्रजा जो है आया करती थी। प्रश्न संख्या 10 है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो आपको मालूम है, बताइए, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? सही जवाब है शाहजहां ने, बी ऑप्शन। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? आपको मालूम है, हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? सही जवाब शाहजहां ने। 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में उसका राजाभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। 12 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, जो अलाई दरवाजा जो दिल्ली है, इसका संबंध किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है। अलाई दरवाजा दिल्ली किससे संबंध रखता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का संबंध किससे है? तो अकबर से है। मोती मस्जिद आगरा का जो संबंध है किससे है? मोती मस्जिद आगरा में है, इसका संबंध शाहजहां से है। और जो दिल्ली में मोती मस्जिद है, इसका संबंध किससे है? तो औरंगजेब ने, मतलब ये जो मोती मस्जिद दिल्ली का है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, तो इसका संबंध औरंगजेब से है। तो याद रखिएगा किसका संबंध किससे है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, और इसके बारे में फिर से जो है हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अलाई दरवाजा दिल्ली जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। और मोती मस्जिद आगरा का निर्माता जो है वो कौन है? शाहजहां। और मोती मस्जिद दिल्ली का जो निर्माता है वो है औरंगजेब। 13 नंबर है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको मालूम ही है, इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए। जिस प्रश्न का आपको उत्तर ईमानदारी से पता हो, आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। प्रश्न संख्या और ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो भी उसका सही जवाब होगा, आप प्रश्न संख्या और जवाब आपको कमेंट में बताना है।
ईमानदारी से। तो देखिए, अकबर के फतेहपुर सीकरी के भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर जो है शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी और वहां अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया था। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला जो है प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा और दक्षिण द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है और यह सुंदरता और शोभा में अनोखा है। 14 नंबर है, लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? लाल किले के निर्माण के श्रेय किसको दिया जाता है? तो सही जवाब है शाहजहां को, डी ऑप्शन। 15 नंबर है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो सही जवाब है शाहजहां के शासनकाल में, ए ऑप्शन। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सीर ए अकबर शीर्षक के तहत जो है किया था। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी और मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है, याद रखिएगा, मज्म उल बहरीन। 16 नंबर है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दारा शिकोह को, दारा शिकोह यानी ए ऑप्शन। 17 नंबर है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के तहत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत या किस शीर्षक के तहत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सीर ए अकबर के तहत, डी ऑप्शन। 18 नंबर है, सीर ए अकबर के लेखक कौन थे? तो आपको मालूम है, सीर ए अकबर के लेखक थे दारा शिकोह, यानी बी ऑप्शन। 19 नंबर है, अधोलिखित में कौन एक दारा शिकोह की रचना है? अधोलिखित में से कौन एक दारा शिकोह की रचना है? तो आपको मालूम है, सही जवाब क्या है? सही जवाब है डी ऑप्शन, मज्म उल बहन, यानी डी ऑप्शन। देखिए, मज्म उल बहरीन या मज्म उल बहन जो है, बहरीन जो है दारा शिकोह की मूल रचना है, जबकि उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? इसका सही जवाब है दिल्ली में, ए ऑप्शन, याद रखिएगा। देखिए, दारा शिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को जो है सौंप दिया। औरंगजेब के द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को जो है विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की आज्ञा दी। 1659 ईस्वी में दारा का कत्ल कर दिया गया और उसके सिर को आगरा के ताजमहल परिसर में तथा धड़ को हुमायूं के मकबरे यानी दिल्ली में दफना दिया गया, किंतु इतिहास की अनेक पुस्तकों में इसका वर्ण नहीं मिलता है। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर दिल्ली मानना अधिक उपयुक्त है। 21 नंबर है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? सही जवाब है दारा शिकोह। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिकोह था। शाहजहां के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित, अध्येता और लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? सही जवाब है A.L. श्रीवास्तव, यानी सी ऑप्शन। देखिए, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्य युगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला के दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है।
JN सरकार और VA स्मिथ शाहजहां के काल को जो है स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। RS शर्मा ने शाहजहां के काल को जो है स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन। और 23 नंबर है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? बताइए, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है मीर जुमला। देखिए, मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। यह मूल रूप से अर्दिस्तान का रहने वाला था। वह व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला गया, ठीक है, और प्रारंभ में यह हीरे का व्यापार करता था। बाद में वह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के सेवा में जाकर वजीर का जो है पद प्राप्त किया और बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5000 का मनसब और उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2000 का जो है मनसब प्रदान किया। और इससे खीन होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जो है जब्त कर लिया। और इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा, पर दोनों में संधि हो गई। यह मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिला। शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे मुअज्जम खां के पदवी से सम्मानित किया। और इस अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर आया। इसी अवसर पर उसे शाहजहां को जो है कोहिनूर हीरे की भेंट दी, जो मूल्य तथा सौंदर्य में संसार में अद्वितीय समझा जाता है। 24 नंबर है, किस मुगल बादशाह ने बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? किस मुगल बादशाह ने बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जो सिजदा था, इसको समाप्त कर दिया था? तो सही जवाब है शाहजहां ने, सी ऑप्शन। देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन के द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। 1636 से 1637 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। जमीन बोझ की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। ये बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। सिजदा का मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसा होता था, जो इस्लामी परंपराओं के अनुसार केवल खुदा के लिए ही ऐसा किया जाता था या किया जा सकता था। इन बातों के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई, किंतु मनुची बताता है कि बाद में चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया, ठीक है। और 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? सही जवाब है औरंगजेब, डी ऑप्शन। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले जो है 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्कन का गवर्नर रहा था तथा 1652 ईस्वी में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिस पर वह उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में औरंगजेब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और घटना चक्र का पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।